हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कि कौन कौन से रूल्स कंसेप्ट्स अकाउंटिंग में यूज होते हैं। इस वीडियो में हम दो पढ़ने वाले हैं। एक है कॉस्ट कंसेप्ट या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा है मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। जहां तक कॉस्ट कंसेप्ट का सवाल है, इसका मतलब यह है कि किसी भी एसेट को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एसेट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये मैंने ब्रीफ में लिख दिया बीओए, किसी भी एसेट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे। एक्चुअल प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर आपने एसेट को खरीदा है, जिसकी बकायदा आपके पास रिसीट है, जिसका वाउचर है, बिल है। सब आगे चल के पढ़ेंगे कि हम अपनी एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसका जो प्राइस होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसको हम थोड़ा डेप्रिशिएट करते हैं। ये हम थोड़ा सा कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई एसेट अपनी वैल्यू लूज करती है, ग्रेजुअली, स्लोली, बिकॉज आप यूज कर रहे हो उसको अपने बिजनेस में, तो आप कि जो एसेट की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करती है। जैसे माना मैंने ये लैपटॉप जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सपोज ओरिजिनली मैंने ये लैपटॉप 40,000 का खरीदा। अब एक साल बाद इसकी वैल्यू कम रह जाएगी, से 30,000 रह जाएगी, तो वो 10,000 मुझे डेप्रिशिएट करना होगा, रिड्यूस करना होगा एसेट की वैल्यू। ये अकाउंटिंग का रूल है। आप मुझे बोल सकते हो कि सर 30,000 की आपको कैसे पता चलेगा? हाउ यू विल वैल्यू? ओएलएक्स पे जाओगे, क्विकर पे जाओगे? नो नो नो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में हम एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स हैं या ये कह सकते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। हमको सड़क पे जाके ऐसे तो मेरे को अपने पूरे ऑफिस की हर रोज या हर एक साल के बाद बोली लगवानी पड़ेगी। भाई एसी की भी बोली लगाओ, पंखे की भी लगाओ, जो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है उसकी भी बोली लगाओ। मार्केट वैल्यू को हम नहीं कंसिडर करते, हम हमारे अपना कुछ सिस्टम प्रोसीजर है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जो कि एक्सेप्टेड सिस्टम्स होते हैं। तो लेकिन फिर भी जो पॉइंट यहां पर डिस्कशन का है वो ये कि एज पर द कॉस्ट कंसेप्ट, एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एसेट्स की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओरिजिनल प्राइस पे चलते जिस पे हमने उसको खरीदा था। ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी रहती है, कोई बायस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कल को कोई आपसे पूछे सर कितने की एसेट खरीदी, तो आपके पास पूरा बिल है, उसको प्रॉपरली चेक किया जा सकता है। आपको याद होगा मैंने बताया था ऑडिटिंग भी होती है अकाउंट्स में, कि जो आपने अकाउंट्स बनाए वो चेक भी तो कर सकता है इंडिपेंडेंट accounting professional, maybe government also in some situations। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में सभी एसेट्स को हम बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द कंसेप्ट। तो मार्केट वैल्यू का बिल्कुल इग्नोर होती है। हाँ, मतलब मैंने लिखा है यहां पर मार्केट वैल्यू में भी सेपरेटली टेकन। अब वो कहीं आप नोट्स में डाल दो या मैनेजमेंट को सेपरेटली उसका एक रिपोर्ट दे दो कि सर जो हमारी एसेट्स हैं इनकी ये प्रेजेंट मार्केट वैल्यूज हैं, that's different, that may be considered for decision making, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट एज सच अकाउंटिंग के अंदर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलते हैं। अब ऐसा होता ही है ना कि जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल लिया कि भाई 40,000 पे से फॉर एग्जांपल 10,000 डेप्रिशिएट करके मैंने उसको दिखा दिया एक साल बाद कि भाई मेरा लैपटॉप 30,000 का हो सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 ही रह गई या 30,000 से ज्यादा। बिल्डिंग के केस में तो और भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। बिल्डिंग में तो यूजली वैल्यू अप्रिशिएट करती है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, बट आमतौर पर तो बिल्डिंग तो हो सकता है कि मैंने 1 करोड़ की खरीदी हो और 2 साल बाद मैं उसको डेप्रिशिएट करके 80 लाख पे दिखा रहा हूं, जो कि मार्केट में वो 1.25 करोड़ की होगी, 1.25 करोड़ की। तो अकाउंटिंग उस पर नहीं चलता कि मैं मार्केट में क्या वैल्यू चलेगी, जितने की ली थी उस पर रिकॉर्ड कर दी और डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे हैं। दैट इज हाउ द अकाउंटिंग इज डन। दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज टू बी यूज्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड, सो दैट वी कैन वेरीफाई मार्केट वैल्यू को। कैसे वेरीफाई करोगे? नहीं, अब आपके पापा के पास कार है, उसकी वैल्यू कैसे वेरीफाई करोगे? वो तो आज के जमाने में चलो इस तरह की वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें आप डेटा डालोगे तो कुछ कुछ आ जाता है, बट फिर भी हर एसेट की वैल्यू, चलो कार के लिए तो आ गई, लेकिन जो मशीनें लगी पड़ी है, माना मेरे पास टिपिकल मशीन, कोई इंपोर्टेड है, कोई लोकल है, कोई रिपेयर्ड है, कोई असेंबल्ड है, कोई दुनिया की ऐसी वेबसाइट नहीं जिसमें मैं उसकी वैल्यू डाल दूं, वो फटाक से बता देगी इसकी इतनी वैल्यू। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द बिजनेस एसेट्स। तो इसलिए ये सही है, ये कंसेप्ट सही है, लॉजिकल है। दूसरा है मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल।
हम पहले भी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड होता है यूजली 1 फाइनेंशियल ईयर, उस पीरियड के करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइंड आउट करने होते हैं, यानी कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक पीरियड के एक्सपेंसेस लो और 2 पीरियड के रेवेन्यू ले लो, या वाइस वर्सा, कि 2 साल के खर्चे और 1 साल का रेवेन्यू, या 2 साल का रेवेन्यू और 1 साल के खर्चे, या कुछ भी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि मे बी 1 साल हो, तो उस एक फाइनेंशियल ईयर का सारे रेवेन्यू और उस एक फाइनेंशियल ईयर के सारे एक्सपेंसेस को आमने सामने रखो, मैच करो, और तब देखो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। खर्चों को आमने सामने रखना है, पेमेंट्स को नहीं। इसका मतलब मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक्चुअल कैश पेमेंट की परवाह नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि एक्चुअली में कितनी इनकम हुई, एक्चुअली में कितने खर्चे हुए, इसको देखो। पेमेंट हो सकता है कि अभी आपके पास पूरी ना आई हो जो आपने सेल्स की, और हो सकता है आपने पूरी पेमेंट अभी तक ना की हो जो आपके एक्सपेंसेस हुए, बट उनको आप इग्नोर करो, ठीक है ना। सो प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ये मैंने लिखा है। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एपीए मैंने शॉर्ट फॉर्म मार दी। So revenues and expenses of accounting period are matched to find the correct profit. Actual payment is not relevant. All prepaid expenses and outstanding expenses are considered. वो तो फिर करने ही पड़ेंगे ना। जो खर्चे आपने एडवांस में दे दिए उनको हटाओगे, जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है लेकिन उनको कंसीडर करोगे। पीरियड के खर्चे हैं उनको आप कंसीडर करके चलोगे, दैट इज द पॉइंट, राइट। एंड दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू फाइंड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो सही मायने में हमारी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब मैं फिर उसी बात को रिपीट ही कर रहा हूं, जस्ट और कुछ नहीं नया बता सकता कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 6 महीने की सेल्स के अगेंस्ट 4 महीने के खर्चे डाल दो या कुछ भी उठपटांग। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, उसी के रेवेन्यू, उसी के खर्चों को आपस में मैच करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करो, तभी आपको सही पोजीशन पता चलेगी, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, और सारी वीडियोस आपको पता ही है ngpaclasses.com पर अवेलेबल है, तो पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू।